अमोनिया निर्माण की दूसरी विधि मतलब हैबर विधि को देखते हैं। यह आईएमपी क्वेश्चन है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन के 3 आयतन को लेते हैं और 400 अंश सेंटीग्रेड ताप से लेकर 500 अंश सेंटीग्रेड ताप तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तथा यहाँ पे दाब को 200 ATM तक क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करते हैं, यहाँ पे अमोनिया प्राप्त होता है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है और मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक उत्साहक का काम करता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। चूँकि इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इस कारण यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे जैसे ही ऊर्जा निकलती है तो इसका ताप क्या होता है, अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यह जो हैबर विधि है वह अनेक चरणों में पूरी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है हैबर विधि का, तो यहाँ पे क्या होता है, अनेक कक्षक या फिर अनेक क्या होते हैं, नलियाँ होती हैं जहाँ से अमोनिया क्या होती है, गुजरती है। तो इसमें होता क्या है, अनेक इसके भाग होते हैं जिसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है आपका हैबर विधि का सिद्धांत में आ जाएगा और ये उसकी क्रिया विधि में। तो यहाँ पे अब क्रिया विधि को हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो हैबर विधि की क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है, द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 अनुपात आयतन लेते हैं और उसको संपीड़ित कक्ष में प्रवाहित करवाते हैं। यहाँ पे संपीड़क कक्ष क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वायुमंडलीय दाब को क्या कर देता है, मतलब दाब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। संपीड़क कक्ष में क्या करते हैं, इन गैसों को डालते हैं। यहाँ पे क्या करता है, जो संपीड़क कक्ष होता है वो गैस के दाब को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पे संपीड़क कक्ष जो होता है 200 से 800 ATM दाब पर क्या करता है, संपीड़ित करता है इन गैसों को। उसके पश्चात अब गैसें क्या होती है, शोधक कक्ष में चली जाती हैं। शोधक कक्ष से होते हुए यह गैसें एक दूसरे कक्ष में चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका उत्प्रेरक उपस्थित होता है। गैसें कहाँ पहुँच गई है, उत्प्रेरक कक्ष में। इस कक्ष में क्या होता है, Fe2O3 और मॉलिब्डेनम होता है। अब यहाँ पे उपस्थित इस कक्ष में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है और यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक उत्साहक का काम करता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों में अमोनिया होती है। यहाँ पे अमोनिया की बहुत कम मात्रा मतलब 15 से 40% ही अमोनिया होती है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें होती हैं। तो अब क्या करते हैं, अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अलग करने के लिए उसको एक द्रवणित्र में गुजारते हैं। ठीक है, इस द्रवणित्र को हम लोग क्या कहेंगे, संघानित्र। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, संघानित्र। तो जैसे ही गैसों को इस द्रवणित्र में गुजारते हैं तो वो क्या होती है, जो यहाँ पे तो गैस क्या होती है, वो तो द्रव रूप में परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जो अमोनिया होती है वो अमोनिया का जलीय विलयन या फिर अमोनिया का द्रवीय विलयन यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है और द्रव अमोनिया को हम लोग नीचे से प्राप्त कर लेते हैं। और जो गैसें यहाँ पे रहती है, जो जल के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती है, वो कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इन गैसों को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग और फिर से इसको संपीड़ित यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे एक और संपीड़क कक्ष होता है, वहाँ पे उसको क्या करवाते हैं, संपीड़ित करवाते हैं और फिर इन गैसों को ऊपर से होते हुए उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग मिला देते हैं। तो ये है अमोनिया निर्माण की क्रिया विधि। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 अनुपात के आयतन को लेते हैं और संपीड़ित कक्ष में प्रवाहित करवाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है उसके दाब को 200 से 800 ATM तक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पे संपीड़ित कक्ष क्या करता है, दाब को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो दाब होता है आपका 200 से 800 एटीएम तक होता है। उसके पश्चात यहाँ से जो गैसें निकलती है उसको शोधक में गुजारते हैं। शोधक में गुजारने के पश्चात यहाँ से निकलने वाली गैसें उत्प्रेरक कक्ष में जाती हैं। उत्प्रेरक कक्ष में आपका क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है और मॉलिब्डेनम होता है। उत्प्रेरक कक्ष में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है और मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक उत्साहक का काम करता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों में 15 से 40% क्या होती है, अमोनिया होती है। यहाँ पे कुछ मात्रा में ही अमोनिया होती है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें होती हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, शुद्ध अमोनिया प्राप्त करने के लिए इसको एक द्रवणित्र में गुजारते हैं। द्रवणित्र में गुजारने पर अमोनिया जल के साथ क्रिया करके द्रव अमोनिया बना लेती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें क्या होती है, अपरिवर्तित रहती हैं। तो इन अपरिवर्तित गैसों को हम लोग एक नली के माध्यम से फिर से एक दूसरे संपीड़ित कक्ष में गुजारते हैं। यहाँ पे क्या होती है, ये गैसें फिर से संपीड़ित होती है और ऊपर से एक नली से होते हुए इन्हें उत्प्रेरक कक्ष में फिर से प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये है हैबर विधि की क्रियाविधि। यहाँ पे हैबर विधि का क्या है, ये सिद्धांत में आ जाएगा और ये यहाँ पे जो मैंने बोला है वो किस में आ जाएगा, आपका क्रियाविधि में। तो हमने यहाँ पे अमोनिया निर्माण की क्रियाविधि के बारे में देखा। अब देखेंगे ली सातले सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। ली सातले का सिद्धांत ये है कि जो अभिकारक होते हैं या फिर कोई अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया क्या होती है, अपने से विपरीत परिस्थिति की ओर गति करती है। मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ताप अधिक है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाना चाहेगी जहाँ पे ताप क्या हो, कम हो। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे दाब अधिक है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाना चाहेगी जहाँ पे दाब क्या हो, कम हो। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे दाब कम है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाना चाहेगी जहाँ पे दाब अधिक हो। मतलब कोई भी अभिक्रिया जो है अपने से विपरीत परिस्थिति की ओर क्या होती है, गति करती है। ये है ली सातले का सिद्धांत। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ली सातले सिद्धांत के से हमें ये पता चलता है कि अगर ताप क्या हो, कम हो तो क्या होगा। अगर ताप कम होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र अभिक्रिया की ओर बढ़ेगी। कैसे में इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। उष्माक्षेपी है तो यहाँ पे ताप निकलेगा, यहाँ से ताप निकलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उस ऊर्जा निकलेगी, है ना। ऊर्जा मतलब यहाँ से उष्मा निकल रही है, तो यहाँ पे ताप क्या हो जाएगा, आपका अधिक होगा। ताप अधिक होगा तो अभिक्रिया कहाँ की तरफ जाना चाहेगी, इसके मतलब विपरीत दिशा में, मतलब इधर की तरफ जाना चाहेगी, है ना। मतलब यहाँ पे अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगी, विघटित होना चाहेगी। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ अमोनिया बनाने बैठे हैं, लेकिन जब अमोनिया टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बनाएगी तो इससे तो हमें घाटा होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही ताप को कम रखते हैं। जब पहले से ही ताप कम रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं ताप को कम रखे हैं और यहाँ पे हमें पता है अमोनिया यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, मतलब ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ पे ताप क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है और इधर की ओर ताप कम है। तो ताप कम है तो अभिक्रिया अपने से विपरीत दिशा की ओर गति करेगी। ताप कम है तो ये अधिक ताप की ओर जाना चाहेगी। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग ताप को कम रखते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है, अग्र अभिक्रिया जो होती अब अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है। तो अब ये भी परिस्थिति है कि अगर ताप को हम लोग बहुत ही कम रखते हैं तो अभिक्रिया तो आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ताप क्या है, बहुत कम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ताप को बीच में रखते हैं। कितना रखते हैं, 700 केल्विन रखते हैं। जब हम लोग ताप को 700 केल्विन रखते हैं तो अभिकारक आसानी से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ली सातले सिद्धांत के अनुसार हमें हैबर विधि में ताप को क्या रखना पड़ेगा, 700 केल्विन रखना पड़ेगा। ठीक। अब देखते हैं दाब को। तो दाब को हमें क्या रखना पड़ेगा, उच्च रखना पड़ेगा। ठीक है। अग्र अभिक्रिया में गैस के आयतन में कमी होती है, इसलिए अमोनिया उत्पाद के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूलतम दाब है 200 वायुमंडलीय दाब है। इसमें क्या होता है, गैस के आयतन में कमी होती है।
ठीक है। गैस के आयतन में कमी होती है, इस कारण हमें दाब को क्या रखना पड़ता है, ज़्यादा रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है, 200 ATM दाब, मतलब 200 वायुमंडलीय दाब हमें रखना पड़ता है। दाब अधिक रहता है तो जो क्या होती है, अभिकारक उत्पाद की ओर अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। दाब अधिक होता है तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अधिक हो जाएगी। ठीक है, गैसें आपस में जुड़ करके अमोनिया का निर्माण करेंगी। अब देखते हैं तीसरा क्या है आपका, उत्प्रेरक। तो तीसरी परिस्थिति क्या है, उत्प्रेरक। तो इस अभिक्रिया की दर 700 केल्विन ताप पर धीमी होती है। अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हम लोग ताप को बहुत कम ना रख करके 700 केल्विन रखते हैं, जिससे अभिक्रिया होती रहती। एक स्थिति ऐसी आती है कि अभिक्रिया कम धीरे होने लगती है, तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं, ताकि अभिक्रिया क्या हो सके, जल्दी हो सके। ठीक है, तो उत्प्रेरक डालते हैं। आपका कौन सा उत्प्रेरक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं आयरन ऑक्साइड का उत्प्रेरक। ठीक है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक डालते हैं, जो अभिक्रिया को तीव्र गति प्रदान करती है। कुछ समय पश्चात जो उत्प्रेरक है वो भी क्या करती है, काम करना कम कर देती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक उत्साहक हम लोग डालते हैं, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या होता है, उत्प्रेरक उत्साहक है। जब उत्प्रेरक अपना काम कम कर देती है, काम करना कम कर देती है, तो ये उसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं उत्प्रेरक को काम करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ली-सातलेज सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्माण की परिस्थिति। तो यहाँ पे जो हैबर विधि है उसमें ताप कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 700 केल्विन। दाब क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, कितना, 200 वायुमंडलीय। और उत्प्रेरक होना चाहिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये है आपका हैबर, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अब यहाँ पे देखेंगे अमोनिया के उपयोग। यहाँ होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि को समझाइए, तो यहाँ पे आप उसके सिद्धांत को लिखना और क्रियाविधि को लिखना, और यहाँ पे ली-सातलेज सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्माण की अनुकूलतम परिस्थिति को लिखना, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अमोनिया के उपयोग। तो देखते हैं अमोनिया के उपयोग। तो अमोनिया के उपयोग यहाँ पे देखते हैं। द्रव अमोनिया का उपयोग क्या होता है, अजलीय विलायक के रूप में किया जाता है। कुछ विलेय क्या होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द्रव अमोनिया का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। दूसरा है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। अमोनिया क्या करती है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि बनाने में उपयोगी होती है। इन सब के निर्माण में हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। पहला हमने देखा, द्रव अमोनिया का उपयोग अजलीय विलायक के रूप में किया जाता है, मतलब अमोनिया का, द्रव अमोनिया जो होती है उसका उपयोग हम लोग विलायक में भी करते हैं। और अमोनिया का उपयोग यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। और है आपका अमोनिया प्लास्टिक आदि तथा कार्बनिक रंग बनाने में उपयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग प्लास्टिक बनाने में और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रंग बनाने में किया जाता है। और क्या होता है, अमोनिया का उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए, मतलब एक रेफ्रिजरेटर की भांति हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं। अमोनिया का उपयोग बर्फ कारखानों में क्या, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, मतलब बर्फ बनाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अत्यंत उपयोगी प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अमोनिया का उपयोग हम लोग रिएक्टेंट के रूप में भी करते हैं। और क्या है, धब्बे एवं चिकनाई हटाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और क्या है, दंगे, युद्ध आदि भीड़ भाड़ को तीतर बीतर करने में अश्रु गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया गैस जब हमारी आंखों में पड़ती है तो क्या होता है, आंसू आने लगता है। ठीक, और क्या है आपका औषधियों एवं कृत्रिम रेयान, मतलब जो रेशा होता है इन सब के निर्माण में, मतलब रेयान जो होता है कपड़ा बनाने में, जैसे रेनकोट आदि, इन सब के बनाने में हम लोग रेयान का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, अमोनिया का उपयोग हम लोग औषधि एवं कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अमोनिया के उपयोग को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे अमोनिया के बारे में देखे हैं, है ना। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन का यौगिक है ना। नाइट्रोजन के यौगिक में हमने अमोनिया को पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड को।
ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक हैं। तो पहला यौगिक है आपका अमोनिया। ठीक है, पहला यौगिक क्या है आपका, अमोनिया। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। यौगिक के बारे में देखा, नाइट्रोजन के कौन से यौगिक के, अमोनिया यौगिक के बारे में। अब दूसरे यौगिक के बारे में बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 ऑक्साइड के बारे में दिया गया है। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। पहला कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। दूसरा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पांचवा क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पांचवा क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड के बारे में दिया गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे इन सभी की संरचना को भी देख लीजिएगा आप लोग, किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। जैसे कि यहाँ पे N2O की संरचना देखो, N2O को हम लोग हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका संरचना दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका NO की संरचना कैसी रेखीय है। तो इस प्रकार से हल्का हल्का से आप संरचना को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमने देखा है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसको बनाइएगा। और क्या है, और दूसरा यौगिक क्या था, दूसरा ऑक्साइड कौन सा था आपका, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे दूसरा ये है, दूसरा ऑक्साइड क्या है आपका, NO है ना। तो यहाँ पे इसके संरचना के बारे में दिया है। तो यहाँ पे डायग्राम को बस आपको बनाना है, यहाँ पे इस संरचना को खाली, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है आपका तीसरा ऑक्साइड कौन सा है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना है। उसके बाद चौथा क्या था हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 था। तो यहाँ पे क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का संरचना है। उसके बाद पांचवा कौन सा था, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे नीचे में दिया है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये है संरचना। तो इन संरचना को आपको बनाना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है आपको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नाम, और उसके जगह में आप एक एक संरचना सभी का बनाते जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो देखो नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में हमने पढ़ा है। नाइट्रोजन के यौगिक में पहला यौगिक कौन सा था आपका, अमोनिया, और दूसरा यौगिक है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक में पहला यौगिक है अमोनिया, दूसरा यौगिक है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ठीक है, अब देखेंगे नाइट्रिक अम्ल क्या है। तो नाइट्रिक अम्ल को पहले वैज्ञानिक तीव्र जल कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, तीव्र जल। यह सोरा का तेजाब है, तेजाब जानते हो आप लोग, एसिड। ठीक है, यह सोरा का तेजाब भी है। यह नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सी क्या है, अम्ल है, HNO3, जो अस्थायी होने के कारण क्या होता है, विलयन अवस्था में पाया जाता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल। तो इसी कारण इसे विलयन मतलब द्रव्य विलयन के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की यहाँ पे सबसे पहले विधि है आपकी प्रयोगशाला विधि। तो चलिए नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए देखते हैं इसका विधि क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल, इसमें क्या होता है, इसमें एक रिटार्ट होता है। क्या होता है, एक रिटार्ट। रिटार्ट क्या होता है, जो कांच का बना होता है, इस प्रकार से उसकी संरचना होती है। तो इसमें एक रिटार्ट होता है जिसमें सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 की बराबर मात्रा लेते हैं। इसमें एक रिटार्ट होता है जिसमें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक अम्ल की बराबर मात्रा लेते हैं और इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की हमें वाष्प प्राप्त होती है। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प को हम लोग इस सिंक मतलब जो क्या है आपका ग्राही, नाइट्रिक अम्ल की वाष्प प्राप्त होती है। इस वाष्प को हम लोग ग्राही में एकत्रित करते हैं। ठीक है, ग्राही के चारों तरफ क्या होता है,
ग्राही के चारों तरफ ठंडा जल घिरा होता है, मतलब ग्राही को हम लोग ठंडे जल के ऊपर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जैसे ही वाष्प इसमें पड़े तो ये क्या हो जाए, वाष्प जो है ठंडा होकर के द्रव में बदल जाए। ठीक है, तो इसी कारण इस ग्राही के चारों तरफ हम लोग क्या रखते हैं, ठंडा जल को रखते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं। इसमें प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार होता है, इसकी विधि को देखते हैं। तो पहला है, मतलब विधि का वर्णन इस प्रकार है। इसमें एक रिटार्ट होता है जिसमें NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 की बराबर मात्रा लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की हमें क्या प्राप्त होती है, वाष्प प्राप्त होती है। इस नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या, एक ग्राही में एकत्रित करते हैं। इस ग्राही में यह ग्राही जो होता है चारों तरफ से ठंडे जल से घिरा होता है। ठीक है, ठंडे जल के संपर्क में होने के कारण ग्राही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ग्राही के ठंडा होने के कारण यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प होती है वो भी ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमें यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसका समीकरण क्या है उसको देखते हैं। तो अब इसके समीकरण को देखें तो समीकरण कुछ निम्न प्रकार से होगा। यहाँ पे हमने जो जो किया है उसको हमें यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा समीकरण के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सर्वप्रथम H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और क्या लिया है, H2SO4। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम लोग मिला करके गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा HNO3। यहाँ से क्या हो जाएगा, H और NO3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लो आप लोग। HNO3 हमें मिला। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ से सोडियम बचा है और यहाँ पे सल्फेट बचा है। तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा NaHSO3। ठीक, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 को गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्रेट आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ पे HNO3 यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ से सोडियम बचा है तो क्या हो जाएगा, NaHSO4 यहाँ पे मिल गया है। तो ये है आपका समीकरण। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखेंगे नाइट्रिक अम्ल निर्माण की दूसरी कौन सी विधि है, व्यापारिक विधि। इसे ओस्टवार्ड विधि कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो नाइट्रिक अम्ल निर्माण की मतलब HNO3 निर्माण की ओस्टवार्ड विधि का चित्र यहाँ पे देखिए किस प्रकार है, ये है। ठीक है, अब हम लोग इस ओस्टवार्ड विधि का वर्णन करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसके नीचे में हम यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण भी साथ साथ में दिया गया है विधि के नीचे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओस्टवार्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बड़े स्तर पर अमोनिया के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनाते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं। तो इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र तथा प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ओस्टवार्ड विधि निम्न चरण में क्या होती है, पूरी होती है। पहली है परिवर्तक, कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसमें एक स्टील का बना हुआ क्या होता है, परिवर्तक होता है, कन्वर्टर होता है। ठीक है, जो प्लेटिनम जाली से क्या होती है, जुड़ी होती है। यहाँ पे स्टील का बना हुआ परिवर्तक होता है जो प्लेटिनम की जाली से क्या होती है, जुड़ी रहती है। इसमें इस परिवर्तक के नीचे की ओर हम लोग अमोनिया और शुष्क वायु को प्रवाहित करते हैं। इस परिवर्तक के नीचे की ओर से हम लोग अमोनिया और शुष्क वायु को क्या करते हैं, प्रवाहित करवाते हैं। यहाँ पे अमोनिया और शुष्क वायु जो होती है उसको 1100 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। नीचे से क्या, अमोनिया और ऑक्सीजन। ठीक है, शुष्क वायु को क्या करवाएंगे, प्रवाहित करवाएंगे। अब यहाँ पे जो अमोनिया और शुष्क वायु है उसको 1100 केल्विन ताप पर गर्म करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अमोनिया और ऑक्सीजन होती है वो आपस में क्रिया करके क्या बना लेती है, NO बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्तक कहते हैं। एक बार फिर से, इसमें
इसमें क्या होता है, परिवर्तक के में लिखना है परिवर्तक। इसमें क्या होता है, स्टील का बना हुआ स्टील का बना हुआ होता है जिसमें प्लैटिनम की जाली लगी हुई होती है। इस परिवर्तक के नीचे से हम लोग अमोनिया और शुष्क वायु को प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है, तो शुष्क वायु को प्रवाहित करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को 1100 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, गर्म होती है ना। क्यों गर्म होगी, क्योंकि यहाँ से ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखो इतनी ऊर्जा निकल रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा वो एकदम से क्या होगा, गर्म होगा। तो इसे ठंडे करने के लिए हम यहाँ से इसको शीतलक पाइप से गुजारेंगे। ये है आपका शीतलक पाइप। ठीक है, ये है परिवर्तक और ये है आपका शीतलक पाइप। तो इसे शीतलक पाइप से गुजारते हैं। तो दूसरा वर्णन है आपका शीतलक पाइप। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है आपका, शीतलक पाइप। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिला हुआ होता है वो क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है। तो इसके लिए इसे शीतलक पाइप से गुजारते हैं। यह शीतलक पाइप क्या करती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसको 320 से 325 केल्विन ताप पर ठंडी कर देती है। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को एक ऑक्सीकरण कक्ष में गुजारते हैं। इस कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो क्या होता है, अस्थायी होता है। इसी कारण इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं और इस प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ से क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या था, गर्म था, तो उसको शीतलक पाइप में गुजारते हैं। शीतलक पाइप से उसे ऑक्सीकरण कक्ष में गुजारते हैं। ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है, जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो अस्थायी होता है, तो इस कारण इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग किस में गुजारेंगे, अवशोषण स्तंभ में। ठीक है, इसको किस में गुजारेंगे, अवशोषण स्तंभ में। यह अवशोषण स्तंभ जो होता है क्या होता है, क्वार्ट्ज से ढका रहता है। इस अवशोषण स्तंभ में क्या लगे रहते हैं, क्वार्ट्ज। तो अब NO2 जो होता है उसको नीचे से, इस अवशोषण स्तंभ के नीचे से प्रवाहित करते हैं और इस अवशोषण स्तंभ में ऊपर की ओर से जल डालते रहते हैं। तो NO2 और H2O आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, HNO3। ठीक है, NO2 और H2O क्रिया करके क्या बना लेंगे, HNO3। क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल। चूँकि यहाँ पे अवशोषण स्तंभ में जो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक तनु होता है। तो अब ये तनु है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सांद्र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें तनु HNO3 प्राप्त होता है जिसे हम लोग सांद्र HNO3 में बदलेंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ से हम तनु HNO3 को निकाल लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, उसमें H2SO4 की सहायता से क्या करेंगे, सांद्र करेंगे। यहाँ से अवशोषण स्तंभ से हमें तनु HNO3 प्राप्त होता है जिसको हम लोग निकालते हैं और सांद्र करने के लिए क्या डाल देते हैं, उसमें H2SO4। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी ओस्टवार्ड विधि। इसमें क्या हुआ है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि बहुत से चरणों में पूरी होती है। तो इसमें पहला होता है आपका परिवर्तक, उसके बाद होता है शीतलक पाइप, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण कक्ष, उसके बाद आता है अवशोषण स्तंभ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अम्ल की सांद्रता। वहाँ पे हम लोग H2SO4 मिला करके सांद्र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिवर्तक में जिस प्रकार से क्या समीकरण बना है वो भी लिखा गया है। समीकरण बहुत सिंपल है, इसको देखिएगा आप लोग। उसी प्रकार से इसमें आगे भी ऑक्सीकरण कक्ष में क्या हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बना लिए, NO2 जल से क्रिया करके HNO3 बना लिए। बहुत सिंपल है, आप लोग देखिएगा इसको। और यहाँ पे क्या मिलाया गया है, बस H2SO4 को मिलाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का
के उपयोग को देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं। नाइट्रिक अम्ल की सहायता से विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, TNT, गन कॉटन इस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने में करते हैं, जैसे कि बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, चूना पत्थर, इन सब क्या उर्वरक बनाने में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का और उपयोग है यहाँ पे कृत्रिम रेशम बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना चांदी के शोधन में काम आता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में हम लोग अभिकर्मक के रूप में करते हैं। और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग धातु जो होते हैं, मूर्ति होते हैं, उन पर चित्रकारी करने में किया जाता है। और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग है, इसको आप लोग देखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे अम्लराज को। ठीक।